नमस्कार। ये जीके टुडे की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ थी जो काफ़ी पहले शुरू की गई थी और इसमें 13 टॉपिक्स कवर किए गए हैं अभी तक। मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये जीके टुडे वेबसाइट पे जीके क्वेश्चंस में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे मेडाइवल के बाद में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये जो चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल हम लोगों के पास 33 चैप्टर्स हैं। 33 में से 13 चैप्टर्स तक सिया मैम ने करवाए हैं और 14 चैप्टर से आगे तक के करवाने के लिए मुझे दिए गए हैं। तो ये 14 चैप्टर है रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स। हम लोग यहाँ से एक बार शुरू कर रहे हैं इसको, और शुरू करके मैं आपको ये जो सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं इनमें से ये करा के और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा और ये सीरीज को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, विद रेफरेंस टू द रिलेशंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स with British crown, which among the following reports said that paramountcy must remain paramount? Paramountcy must remain paramount. ठीक है, ये एक रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है कि जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ में यानी रजवाड़ों के साथ में ब्रिटिश का जो रिलेशनशिप था, वो जो रिलेशनशिप है वो किसी उसका फ्रेमवर्क कुछ भी आप बनाएं कैसा भी हो, लेकिन उसमें जो पैरामाउंट है वो ब्रिटिश क्राउन रहेगा। ब्रिटिश क्राउन इज द पैरामाउंट, पैरामाउंटसी मस्ट रिमेन पैरामाउंट। ठीक है, ये जो रिपोर्ट थी इसको बोलते हैं बटलर कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, और ये बटलर कमीशन रिपोर्ट किसके नाम पे है? बटलर, हारकोर्ट बटलर नाम था इनका, हारकोर्ट बटलर। ठीक है, हारकोर्ट बटलर कमेटी जो थी ये एक 3 मेंबर की एक कमेटी थी, 3 मेंबर कमेटी, और 16 दिसंबर 1927 को इसको बनाया गया था, 1927। इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी उसकी क्या क्या उसको स्टडी करना है, उसका मेन ये था कि जो रिलेशनशिप है ब्रिटिश गवर्नमेंट के और इंडियन रूलर्स के बीच में वो कैसे, उनमें क्या डेवलपमेंट होने चाहिए और उनका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। ठीक है, इस कमेटी ने पैरामाउंटसी को डिफाइन नहीं किया। पैरामाउंटसी का मतलब ये हो गया कि देयर इज वन पावर विच इज सुप्रीम, ठीक है, एंड दैट इज ब्रिटिश क्राउन। लेकिन इस कमेटी ने डिफाइन नहीं किया था, इसने सिर्फ इतना ही कहा था कि पैरामाउंटसी मस्ट रिमेन पैरामाउंट। इस कमेटी ने एंडोर्स किया कि वायसरॉय, नॉट द गवर्नर जनरल, हालांकि एक ही पर्सन था ये, बट इसने बोला कि वायसरॉय शुड बी द एजेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन वाइल डीलिंग विद द प्रिंसली स्टेट्स। यानी प्रिंसली स्टेट से जो भी बात करी जाएगी उन बातों के अंदर जो एजेंट होगा ब्रिटिश क्राउन का वो कौन होगा? वायसरॉय होगा। ये चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट ने किसको जो है बताया था कि वो एजेंट होना चाहिए, तो दैट विल बी द वायसरॉय, राइट। दूसरी चीज है इसमें, इस रिपोर्ट के अंदर दूसरी चीज है, तो इसका पहले मैं एक बार करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये हो गया बटलर कमीशन रिपोर्ट। इसमें हारकोर्ट बटलर कमेटी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता ही दी कि 1927 में ये बनी गई थी। इसका जो काम था वो इंडियन स्टेट्स और ब्रिटिश क्राउन के बीच में जो रिलेशंस है उनको एग्जामिन करना था और उनमें क्या चेंजेस होना चाहिए वो था। 3 मेंबर्स की एक कमेटी थी। विलियम स्टीवनसन मेयर और फेडरिक वाइट करके 2 पर्सन जो थे वो इस कमेटी के अंदर और थे। वो उनका नाम इतना जरूरी नहीं है आपको समझना, बट दे वर 3 मेंबर्स। ठीक है, इन्होंने ये कंसेप्ट भी दी थी कि जो नेटिव स्टेट्स हैं उनके ऊपर, देखिए उस जमाने में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स और रिलेशनशिप का बेसिक फ्रेमवर्क ये था कि जो उनके इंटरनल मैटर्स हैं उनके ऊपर दे आर सोवरेन, बट जो उनके एक्सटर्नल मैटर्स हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस और कुछ हद तक फाइनेंस, ठीक है, उन मैटर्स के अंदर दे वर डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अब यहाँ पे इस कमेटी की एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो इनका जो इंटरनल मैटर है उसमें भी ब्रिटिश क्राउन इंटरवीन कर सकता है। ठीक है, ये बात उन्होंने उस कमेटी में लिखी गई थी। तो इस कमेटी का जो मेन मकसद था वो यही था कि नेटिव प्रिंसेस को ब्रिटिश पैरामाउंटसी के तहत रखना था। उनको किसी भी प्रकार की कोई ज़्यादा ऑटोनॉमी देने का कोई सवाल इसमें पैदा नहीं होता है। ठीक है,
1929 में ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी, 1929 में, 1929 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following was first conglomeration of the scattered princely states which later became modern Rajasthan after several more mergers। देखिए, राजस्थान जब बना था मॉडर्न, तो उससे पहले कई प्रकार के कॉन्ग्लोमरेशंस बने थे, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जहां पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, करीब करीब पूरा राजस्थान ही प्रिंसली स्टेट से बना हुआ था का नाम। ठीक है, मत्स्य यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य, ये इसका दूसरा नाम था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य। क्या नाम था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य। मत्स्य महाजन पदा, मत्स्य महाजन पद जो था उसके नाम के आधार पे जो है ये एक प्रिंसली स्टेट्स के बीच में एक उनके मर्ज होने से बना था मार्च 1948 में। ठीक है, और इसमें जो प्रिंसली स्टेट थे वो 4 थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, धौलपुर और करौली, ये 4 स्टेट थे। 4 प्रिंसली स्टेट ने मिलकर बनाया था क्या? मत्स्य यूनियन। ठीक है, अब ये जो मत्स्य यूनियन थी ये 1948 में बनी थी, 1948 में बनी और 1949 में खत्म हो गई। 1949 में ये जो है राजस्थान में मर्ज हो गई, और उसके बाद में तो इसका जो लाइफ स्पैन था वो सिर्फ 1 साल का था। अप्रैल 49 में ये राजस्थान में मर्ज हो गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा मत्स्य यूनियन, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य बना था जिसका नाम था मत्स्य यूनियन। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो यूनियन बनी थी सिर्फ 1 साल के लिए रही, लेकिन इसके एक चीफ मिनिस्टर भी थे, एक सीएम थे जिनका नाम था शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य का एक सिंगल चीफ मिनिस्टर भी थे और उनका नाम था शोभाराम कुमावत। ठीक है, शोभाराम कुमावत जो है वो, ये देखिए, ये है शोभाराम कुमावत जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मत्स्य के चीफ मिनिस्टर उस जमाने के। ठीक है, शोभाराम कुमावत जो हैं उनके बारे में 2-3 चीजें और अपने को ध्यान रखनी है कि 1 साल का इनका टेन्योर रहा। ठीक है, और राजस्थान के जो फॉर्मेशन हुआ उसके बाद में शोभाराम ने जो है कांग्रेस पार्टी के अंडर जो है एक बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव रोल मेंटेन किया। इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को राजस्थान में मर्ज होने के लिए मनाने में भी उनका ही नाम है, और मत्स्य यूनियन का जो स्मूथ राजस्थान में इंटीग्रेशन जो काम हुआ था उसमें भी इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है राजस्थान के लिए। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग मत्स्य महाजन पदा की लोकेशन और ये सब देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, मत्स्य महाजन पदा जो था उसकी लोकेशन ये थी, करीब करीब राजस्थान का ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसमें जयपुर आ गया, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, ये जो रीजन है इसमें ये मत्स्य महाजन पदा था। इसकी जो कैपिटल थी वो विराटनगर थी। ठीक है, 16 महाजन पद में से एक था, आज के राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में मौजूद था। भरतपुर रीजन जो है, जो कि बाद में मत्स्य यूनियन में इंक्लूड हुआ था, वो मत्स्य जनपद का एक पार्ट था वैदिक इरा के दौरान। मत्स्य जनपद था वैदिक इरा में, बाद में मत्स्य महाजनपद बना। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो विराटनगर है, जो कि आजकल एक छोटा सा टाउन है बैराठ। ठीक है, तो ये हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1956 ड्यूरिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज स्प्लिट बिटवीन। देखिए, 1956 का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इंडियन स्टेट्स का, उसमें हैदराबाद स्टेट को जो है, जो उसकी टेरिटरी थी, हैदराबाद स्टेट की जो टेरिटरी थी वो बहुत छोटी नहीं थी, काफ़ी बड़ी थी, आज की ये 2-3 स्टेट्स की जितनी बड़ी थी। अभी तो आपको हैदराबाद एक छोटा सा सिटी नज़र आता है उसके कंपैरिजन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये 3 स्टेट के अंदर इसकी जो टेरिटरी है उसको डिवाइड की गई थी। एक बार हम लोग हैदराबाद के जो स्टेट था, हैदराबाद स्टेट, इसकी टेरिटरीज आप देख लीजिए 1956 में। ये तेलंगाना पूरा, आंध्र प्रदेश वाला पूरा एरिया हो गया,
कर्नाटका वाला पूरा एरिया हो गया और महाराष्ट्र का इतना बड़ा एरिया। दिस वाज हैदराबाद स्टेट बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1956। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये तो चीजें हो गई हैं। अब आगे हम लोगों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा 1956 का ये जो एक्ट है इसको भी एक बार देख लेते हैं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, ये एक्ट क्या था? 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, आप सभी को पता होगा। मोटी मोटी बात यह है कि इसमें बहुत सारे स्टेट्स का मर्जर और इंटीग्रेशन हुआ था और भारत में 14 स्टेट्स और 6 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज यानी यूनियन टेरिटरीज जो है बनी थी। इससे पहले 4 तरह के स्टेट थे, ए, बी, सी और डी, जिसमें से सी जो है ये छोटे प्रिंसली स्टेट्स और छोटे एरिया थे जिनको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड जो एरिया थे वो माने जाते थे। बाद में सी को खत्म कर दिया गया, ए बी सी डी को मर्ज कर दिया गया एंड देन वी हैड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये जो है इस एक्ट का आउटकम था। तो इस एक्ट का आउटकम बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है क्या था, और इस एक्ट का जो सबसे बड़ा बेसिस था वो था लिंग्विस्टिक बेसिस, राइट। भाषाओं के आधार पर जो है, क्योंकि उस जमाने में लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो लैंग्वेजेस के आधार पे जो है ये डिवीजन किए गए थे। तो ये डिवीजन जो था ये बेसिकली लिंग्विस्टिक बेसिस पे था, और इसमें जितना भी रिऑर्गेनाइजेशन वगैरह हुआ इस पर्टिकुलर एक्ट में, उसका आउटकम रहा 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, राइट। ये हो गया है। हैदराबाद स्टेट के डिवीजन के बारे में अगर हम बात करें तो हैदराबाद जो था वो डिवीजन होने के बाद में जो इसके जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे वो मराठवाड़ा रीजन बने, महाराष्ट्र में शामिल हुए। तो आज के महाराष्ट्र का मराठवाड़ा जो रीजन है वो हैदराबाद स्टेट की टेरिटरी में आता था किसी ज़माने में। सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे जो कन्नड़ा स्पीकिंग थे उनको मैसूर स्टेट में भी उनको मर्ज किया गया, जो कि बाद में जो है कर्नाटक में मर्ज हो गए। इसके अलावा जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे उनको आंध्रा स्टेट के साथ फ्यूज किया गया और बाद में वो क्या बना, आंध्र प्रदेश बना। तो ये हैदराबाद स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी थी 1948 में, तब से लेके और करीब 8 साल तक यानी 1956 तक हैदराबाद स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी थी वो मेंटेन रही। उसके बाद में जो है लिंग्विस्टिक डिवीजन होने के बाद में ये बट गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड इन 1987। देखिए 14 स्टेट्स तो बन गए 1956 में, 1956 में 14 स्टेट्स बन गए। उसके बाद में 14 स्टेट्स बनने के बाद में जो है बार बार रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और बहुत सारे स्टेट्स और भी बने हैं। तो आज की जो सिचुएशन है वहां तक आने से पहले कुछ जो मेजर स्टेप्स थी, उनके मेजर जो लैंडमार्क्स थे उनके बारे में ये क्वेश्चन हो गया 1987 के बारे में। उस साल 3 स्टेट बने थे और वो 3 स्टेट थे गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, वो सब इंडिया में मर्ज हो गए। उसके बाद में स्टेट्स की बाउंड्रीज हर साल करीब करीब बदली है। 1987 में 3 स्टेट्स को स्टेटहुड मिला था, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। स्टेटहुड मिलने के बाद में इन स्टेट्स का जो डेवलपमेंट था उसमें कुछ तेजी आई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया है वो हो गया है गोवा एंड अरुणाचल प्रदेश, लेकिन साथ में एक मिजोरम भी आएगा इसके अंदर। वो इन ऑप्शंस में से नहीं है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ये 3 स्टेट्स। ठीक है, 1987 की जो स्टेटहुड वाली जो बात है उस पर कुछ पॉइंट्स हम और भी नोट कर लेते हैं कि जो गोवा है वो पहले यूनियन टेरिटरीज थी और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये सब यूनियन टेरिटरीज थे पहले। ठीक है, मिजोरम पहले आसाम का हिस्सा था, 1972 के अंदर यूनियन टेरिटरी बना और 1987 में इसको जो है फिल स्टेट बनाया गया। गोवा जो थी वो पहले पोर्तुगीज कॉलोनी थी। 1961 में इंडिया ने इसको वहाँ से पोर्तुगीज से रिलीज करवा के और एनेक्स किया इंडिया टेरिटरी के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा जो है इसके रूप में माना जाता था अरुणाचल प्रदेश, और 1972 के अंदर इसका नाम बदल के और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और भी है कि जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे 53rd और 54th, उनसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड भी दिया गया था। ठीक है, नेफा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अरुणाचल प्रदेश का जो प्रीवियस नेम है
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। इसके बारे में दो तीन चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है कि एस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ था वो 1954 में हुआ था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो था उसके अंडर में, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में इसका ये चला गया, ठीक है। 1954 में नेफा बनी। उसके बाद में पहले इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रहा, और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास चला गया। एक सेपरेट आइडेंटिटी थी इसकी, और ब्रिटिश इरा में इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स, TRACTS, ट्रैक्ट्स। तो नेफा जो था ब्रिटिश में भी था, लेकिन यहाँ पे जो ये एक ही जगह टी था, यहाँ पे ट्रैक्ट्स, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में था। और 1972 तक जब स्टेटहुड मिला, जब इसको अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया, तब तक ये जो है नेफा के रूप में जाना जाता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू परचेज कश्मीर Who among the following is known to purchase Kashmir from the East India Company for a payment of 75 lakh rupees and was granted the title of Maharaja of Jammu and Kashmir by the Treaty of Amritsar? यहाँ पे नाम इनका गुलाब सिंह है, राजा थे जम्मू के गुलाब सिंह, ठीक है। इन्होंने कश्मीर को 75 लाख रुपए में ब्रिटिश से खरीदा था, और ये ट्रीटी बनी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसके बेसिस पे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो है एक प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद में इस स्टेट को बनाया गया था। अब राजा ऑफ जम्मू जो है गुलाब सिंह, उन्होंने इसको कश्मीर रीजन को खरीदा, और प्राइस था 75 लाख रुपए। इस ट्रीटी के अंदर, ये जो पार्टिकुलर ट्रीटी है, इस ट्रीटी के तहत गुलाब सिंह को महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का टाइटल भी दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि ये जो पार्टिकुलर ट्रीटी है, ये गुलाब सिंह को महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की टाइटल भी देती है, और उन्होंने जो है 75 लाख रुपए ब्रिटिश को दिए थे उस कश्मीर वाले रीजन को एक्वायर करने के लिए। एक बार इनकी तस्वीर देख लीजिए, ये है महाराजा ऑफ जम्मू गुलाब सिंह, जिन्होंने कश्मीर खरीदा था किससे? ब्रिटिश से, ठीक है। ये ट्रीटी बस यही है कि 1846 की जो ट्रीटी थी ऑफ अमृतसर, वो बेसिकली एक डीड थी, सेल्स डीड मान लीजिए उसको, यूँ कह सकते हैं हम लोग कि राजा गुलाब सिंह को कश्मीर को जो है बेचा गया था, और इस ट्रीटी के तहत उनको महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल टाइटल भी दिया गया था। बाकी रूलर्स को ऐसी कोई उपाधि उस जमाने में नहीं गई थी, ठीक है ना। और ट्रीटी में ये लिखा भी गया था कि गुलाब सिंह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति लॉयल्टी मेंटेन करनी पड़ेगी। ट्रीटी साइन होने के बाद ही कश्मीर पहली बार एक सिंगल प्रिंसली स्टेट में यूनिफाई हुआ था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको नहीं भूलना है, ये इसमें हो गया है। यहाँ पे एक मैंने चीज और बताई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, तो ये भी एक बार नोट कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो है, ये क्या था कि ये बेसिकली 1845-1846 में लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश को सिख एम्पायर पर एक बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री मिली थी, ठीक है। अच्छी खासी जीत मिली थी। इस वॉर के बाद में ट्रीटी ऑफ लाहौर और फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज उस जमाने की बदल गई थी। जो ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार था, ये एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ लाहौर से, ट्रीटी ऑफ लाहौर, राइट। ट्रीटी ऑफ लाहौर से ये खत्म हुआ था, लेकिन जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो अलग है। सिख एम्पायर जो है उसको कश्मीर समेत काफ़ी टेरिटरीज खोनी पड़ी, और इसके अलावा बहुत हैवी वार इंडेमनिटी जो है ब्रिटिश को देनी पड़ेगी, और इसमें ब्रिटिश इंडिया की जो है, ब्रिटिश लोगों की जो है कंसोलिडेशन हो गई थी पावर इस पूरे इलाके में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ स्टेट्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, द फरमान ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टर्मिंग इट ए लीगलिस्टिक क्लेम ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी। पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेटमेंट है लीगलिस्टिक क्लेम ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी, ये किसका है? ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उस समय कोशिश कर रहे थे सारी प्रिंसली स्टेट्स को यूनियन में, इंडिया की यूनियन में मर्ज करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। और उस टाइम में कुछ स्टेट्स थे जैसे जूनागढ़ वांटेड टू, ये जो जूनागढ़ है नवाब, जूनागढ़ के नवाब थे, पाकिस्तान जाना चाहते थे,
निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो ये चाहते थे कि हैदराबाद शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री विद इन द जो इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। रूलर ऑफ त्रावणकोर जो थे ये भी जो है रिलेक्टेंट थे इंडिया में ज्वाइन, और राजा और कश्मीर जो थे वो भी कंफ्यूज ही थे उस जमाने में, ठीक है, कि क्या करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो हो गया है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। कौन थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद? थे निज़ाम उस्मान अली खान, राइट। ये इनकी तस्वीर है। निज़ाम उस्मान अली खान उस ज़माने के वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, ठीक है, और एक पॉलिटिकल एंटिटी थी उस समय में, इत्तेहाद उल मुसलमीन। उसकी डिमांड थी कि हैदराबाद जो है दैट शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। और निज़ाम ने जो है ये फरमान जारी किया था। इस फरमान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि दिस इज़ ए लीगलिस्टिक क्लेम ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी। इसके बाद में जो है पुलिस एक्शन हुआ, और पुलिस एक्शन के बाद में हैदराबाद जो है भारत की जो यूनियन है उसमें मर्ज किया गया। तो ये जो है ये इनकी छोटी सी कहानी है। और उस्मान अली खान जो है इनके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग एक बार और नोट कर लेते हैं। उस्मान अली खान जो थे वो 1911 से 1948 तक हैदराबाद स्टेट के रूलर थे। 1911 से 1948 तक, 1911 टू 1948 तक ये क्या थे? हैदराबाद स्टेट के जो है रूलर थे। इनका पर्सनल वेल्थ यानी खुद का धन जो था वो इतना ज़्यादा था कि 1937 में टाइम मैगजीन ने उनको दुनिया का सबसे अमीर इंसान डिक्लेयर किया था, ठीक है। इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है अपने टाइम में एस्टेब्लिश करवाई। हैदराबाद रीजन में हायर एजुकेशन के लिए मेजर इंस्टीट्यूट्स बनाए, और जो है उनके कॉइन्स और करेंसी नोट्स हैदराबाद स्टेट के लिए अलग से इशू होते थे, जबकि बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे वो ब्रिटिश इंडियन करेंसी यूज करते थे जनरली, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी हस्ती थे उस्मान अली खान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग ऑल द पार्ट ए बी सी एंड डी स्टेट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस विच वाज द स्मॉलेस्ट इन इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको, और जो स्टेट्स थे उन सबको चार भागों में डिवाइड किया गया था ए बी सी डी के अंदर। सी वाले जो स्टेट्स थे वो बेसिकली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज थी उस जमाने में, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, ठीक है। ये जो पार्ट सी के स्टेट्स थे, और पार्ट सी के अंदर जो एरिया वाइज सबसे छोटा था वो बिलासपुर था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया है बिलासपुर। इट वाज ए पार्ट सी स्टेट। बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश रीजन में था। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद सबसे छोटा स्टेट एरिया के हिसाब था बिलासपुर, ठीक है। और पार्ट सी कैटेगरी में इसको रखा गया था। पार्ट सी को वो जो पार्ट सी में वो सारे स्टेट्स थे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली रूल करती थी, ठीक है। इसमें छोटी छोटी टेरिटरीज शामिल थी। बाद में क्या हुआ इसका, 1954 में, यानी स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले 1954 में 1954 में इसको जो है हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश ये इसमें मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में पार्ट सी स्टेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज रख लेनी चाहिए। पार्ट सी स्टेट्स जो थे, क्योंकि पार्ट ए बी सी डी को आगे हम कभी डील करेंगे। पार्ट सी के अंदर 19 जो पार्ट सी स्टेट जो थे वो 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय बनाए गए थे, और टोटल 10 थे शुरू में, ठीक है। और ये स्टेट्स वैसे ही थे जैसे आज यूनियन टेरिटरीज है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही हो रहा था जैसे कि आज यूनियन टेरिटरी जो है उनमें उनके चीफ कमिश्नर होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर होते थे उस जमाने में। पार्ट सी के स्टेट जो है उनको रूल कौन करता था? चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ठीक है। चीफ कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट था वो कौन करता था? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राइट। तो ये दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि पार्ट सी स्टेट्स जो थे दे वर जस्ट लाइक यूनियन टेरिटरीज, और उनका जो रूलिंग का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके अंडर में रहता था? चीफ कमिश्नर के अंडर में। उसका अपॉइंटमेंट कौन करता था? प्रेसिडेंट, ठीक है।
अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट थे, दिल्ली हो गया, कच्छ हो गया, बिलासपुर हो गया, कुर्ग हो गया, ये छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट थे ये सब इसके अंदर रखे गए थे। और सारे के सारे जो पार्ट सी स्टेट्स हैं उनको अबोलिश कर दिया गया और उन सबको जो है बाद में कुछ को स्टेट्स में मर्ज कर दिया गया, कुछ को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एज पर विच ट्रीटी द ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज कैप्ट एट लाहौर। इनमें से कौन सी ट्रीटी थी जिसमें, ये चारों लाहौर की ट्रीटी के नाम से ही आगे साल लगा दिया है इनमें, और अपने को ये डिफाइन करना है कि कौन सी ट्रीटी थी जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट जो है रखा गया था। तो ये होगी ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। पहली चीज़ तो ये है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 के तहत ये बड़ा बदलाव हुआ था। इसमें सर हेनरी लॉरेंस नाम के एक पर्सन थे जिनको पहले ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में लाहौर में रखा गया था। अब ये सर हेनरी लॉरेंस जो है वो उस ज़माने के बहुत पावरफुल इंसान रहे होंगे। ये इनकी तस्वीर है सर हेनरी लॉरेंस की, ठीक है ना। पूरा का पूरा पंजाब का जो एम्पायर था उसका जो है उसका टॉप पर्सन हो गए थे उस ज़माने में ये। लाहौर जो है वो पूर्व जो है सिख कैपिटल थी, सिख एम्पायर की कैपिटल थी। और ब्रिटिश रेजिडेंट बनने के बाद में ये जो महाशय हैं ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर, असली रूलर तो है जो है ये बन गए थे। ठीक है, और इसके बाद में पंजाब में ब्रिटिश कंट्रोल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थी ये ट्रीटी? इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसमें यह है कि महाराजा दलीप सिंह जो थे, महाराजा रंजीत सिंह के बेटे, उनको पंजाब का रूलर एक्सेप्ट किया गया, लेकिन अंडर ब्रिटिश सुपरविजन। ठीक है, तो वहां पे उनकी सोवरेनिटी जो है वो करीब करीब खत्म हो गई थी। पंजाब को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ी इंडेमनिटी अमाउंट पे करनी पड़ी थी, ये चीज़ भी हो गई थी। ट्रीटी के रिजल्ट में ये हुआ कि जो कश्मीर रीजन है वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत गुलाब सिंह डोगरा को भेज दिया गया, जो कि डोगरा डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर थे। वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत कश्मीर रीजन ले लिया उन्होंने। ठीक है, लाहौर दरबार जो है उसने वीपन्स और वार एलिफेंट्स को जो है वो सब ब्रिटिश को जो है सरेंडर कर दिए थे। ये तीन चार चीज़ें थी ये। ठीक है, और इसमें एक बहुत बड़ी बात और थी कि जो सिख आर्मी है उसके साइज को काफ़ी छोटा कर दिया गया था। तो ये ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है वो महाराजा रंजीत सिंह ने जो सिख एम्पायर कभी खड़ा किया था उसका ये धीरे धीरे उसको जो है ख़त्म करने वाली ट्रीटी थी। ठीक है, अब सर हेनरी लॉरेंस जो है इनके बारे में कुछ दो तीन चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। सर हेनरी लॉरेंस, तो ये क्या थे? ये पंजाब अफेयर्स के उस ज़माने के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। पहले उन्होंने अवध और नेपाल में भी इस तरह के डिप्लोमेटिक रोल निभाए थे। ठीक है, इन्होंने यंग मैन नाम की एक एडवांस गिविंग सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स ग्रुप लाहौर में बनाया था। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि लाहौर में यंग मैन नाम का ग्रुप, यंग मैन, ये किसने बनाया था? तो ये था सर हेनरी लॉरेंस। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ लॉरेंस मिलिट्री असाइलम्स। लॉरेंस मिलिट्री असाइलम्स जो है ये इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। ये क्या थे मिलिट्री असाइलम्स? ये वो थे जो एंग्लो इंडियन ऑर्फेंस थे, जो अनाथ हो गए थे एंग्लो इंडियंस, उन लोगों के लिए स्कूल्स जो है उसकी व्यवस्था इन्होंने की थी। ठीक है, और तीसरी बात ये भी है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो लखनऊ रेजिडेंसी में हुई थी। कब? 1857 के रिवोल्ट के दौरान। 1857 का जो रिवोल्ट था उसके दौरान जो है इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह इन 1809। महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके साथ में ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 की है। ठीक है, हमने जो अभी गुलाब सिंह जी वाली जो ट्रीटी पढ़ी है वो बाद की है। 1809 की ये ट्रीटी है। तो ये ट्रीटी किसने जो है इनमें से जो ये चार ब्रिटिश जो है गवर्नर जनरल्स हैं उनमें से किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो लॉर्ड मिंटो वन होगा। लॉर्ड मिंटो वन 1809 में ये स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक रीजंस के लिए लॉर्ड मिंटो ने ट्रीटी ये कंक्लूड की थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ में। महाराजा रंजीत सिंह बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े रूलर थे और बहुत पावरफुल उनका एम्पायर था। ठीक है, और ब्रिटिश ने उस ज़माने में शांति के लिए ये ट्रीटी की थी 1809 में। इसमें जो ये ट्रीटी थी इसमें नेगोशिएशन जो हुआ था वो मेटकाफ ने किया था।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हु नेगोशिएटेड द ट्रीटी, तो ये मेटकाफ है, और लॉर्ड मिंटो वन जो थे वो उस टाइम गवर्नर जनरल थे। इस ट्रीटी में ये हुआ था कि जो सतलज नदी है वो बाउंड्री फिक्स कर दी गई थी, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और रंजीत सिंह के बीच में। सतलज रिवर जो है, सतलज नदी जो है, ठीक है, ये सतलज नदी जो है ये है, और ये ब्रिटिश एम्पायर ने जो है ये डिसीजन ले लिया था, मतलब इस ट्रीटी में ये डिसाइड हो गया था कि जो ये नीचे का जो पोर्शन हो गया साउथ का, दिस इज ब्रिटिश एंड दैट विल बी द पंजाब किंगडम। ठीक है, तो ये मेन बात थी इस ट्रीटी में 1809 में। ठीक है, हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में 1809 के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ये जो ट्रीटी थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी, और इसकी एक वजह ये भी थी कि फ्रेंच थ्रेट जो थी वो पंजाब की तरफ बढ़ने लग गई थी, और ब्रिटिश ने जो है इसको इनिशिएट किया था। ब्रिटिश चाहते थे कि फ्रेंच जो हैं वो महाराजा रंजीत सिंह के ज़्यादा क्लोज में ना आए। ठीक है, और इसमें रंजीत सिंह ने जो है, महाराजा रंजीत सिंह ने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो सतलुज के साउथ और ईस्ट की तरफ अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश ने सिख सरदार्स को सतलुज के साउथ में प्रोटेक्शन ऑफर कर दी और उनको इंडिपेंडेंट भी रिकॉग्नाइज कर दिया था। ठीक है, ये बायलेटरल ट्रीटी थी, लेकिन लोकल चीफ्स जो है उनको ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बना दिया गया था, जिससे एक बफर जोन भी बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं जो पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि महाराजा रंजीत सिंह जो है उनकी फर्स्ट फॉर्मल डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन किसी यूरोपियन पावर से जो हुई थी, कॉलोनियल पावर से, वो कौन सी थी? तो उसका जवाब भी यही होगा, यही ट्रीटी थी। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट डिप्लोमेटिक फॉर्मल इंटरेक्शन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह विद एनी कॉलोनियल पावर। राइट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे चार्ल्स मैटकैल्फे जिनका जो नाम है वो एक बार मैं आपको और बता दूं, ये वो नेगोशिएटर हैं जिन्होंने ये पार्टिकुलर ट्रीटी रंजीत सिंह के साथ में नेगोशिएट की थी। तो ये कौन थे? चार्ल्स मैटकैल्फे। इनको जो है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। ठीक है, 1809 में वो लॉर्ड मिंटो के डिप्लोमेटिक एजेंट थे। मैटकैल्फे को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाद में बनाया गया था। ठीक है, और वो आसाम, हैदराबाद और इसके अलावा जमाइका में भी गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की जो नेगोशिएशन हुई थी उनमें इनको एक स्पेशल मिशन के तहत जो है गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है लाहौर भेजा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम में। ठीक है, और जो है इन्होंने उस समय जो इंडियन न्यूज़पेपर्स पे रेस्ट्रिक्शंस थी उनको हटवाई थी। तो ये प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उस जमाने में एक अहम रोल इन्होंने अदा किया था। ठीक है, तो ये चीज़ इनके बारे में भी आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द लोकल रूलर और द निज़ाम? अब ये तो आपको सबको पता ही होगा, हैदराबाद ही है इसका आंसर। ठीक है, तो ये हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो लास्ट निज़ाम थे हैदराबाद के, उस्मान अली खान, ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। और ये उस ज़माने में इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे वो उसके सबसे बड़े रूलर थे। ठीक है, तो ये है। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए जानी जाती है, और आज भी ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में। ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम कुछ और पॉइंट्स भी देखना चाहें आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से, ये तस्वीर है उस्मानिया यूनिवर्सिटी की। ठीक है, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस की तस्वीर है। ठीक है, इसको फाउंड किया गया था 1918 में, 1918 में। ठीक, 1918 में बनाया गया था, और ये पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने उर्दू को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया था। तो इट वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसकी पहली यूनिवर्सिटी थी जिसकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो उर्दू था। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो थी उसमें करीब 5 लाख प्रिंटेड वॉल्यूम्स हैं, और ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में से एक मानी जाती है। ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस पर वर्ल्ड वार II के दौरान ब्रिटिश आर्मी का एक टेम्परेरी मिलिट्री हॉस्पिटल भी सेटअप हुआ था। ये चीज़ आपको
ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बारे में। आपको मैं बता चुका हूं पहले ही, निज़ाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली खान। ठीक है, ये 18th सेंचुरी से लेकर 1948 तक अपनी टेरिटरी के रूलर रहे और उस समय ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। मीर उस्मान अली खान जो है अपने टाइम के वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन थे। उनके पास एस्टिमेटेड जो फॉर्चून था वो 2 बिलियन यूएसडी का उस ज़माने में था। ठीक है, इनकी अपनी करेंसी थी जिसको हैदराबादी रूपी कहा जाता था, बाकी इंडिया में जो है इंडियन रूपी चलता था। इनका अपना इंडिपेंडेंट रेलवे सिस्टम था जिसको निज़ाम की गारंटीड स्टेट रेलवे कहा जाता, निज़ाम्स गारंटीड रेलवे सिस्टम। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ और बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट है, लेट राजमाता विजयराजे सिंधिया वॉज द महारानी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सिंधिया परिवार जो है वो ग्वालियर का है, तो ग्वालियर की ही वो महारानी थी, राजमाता विजयराजे सिंधिया। ये इनकी तस्वीर है। ठीक है, विजयराजे सिंधिया। तो ये विजयराजे सिंधिया जो है, इनका जन्म का नाम लेखा दिव्येश्वरी देवी था और ये राजमाता ऑफ ग्वालियर के नाम से जानी जाती थी। एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी थी, बहुत ही प्रोमिनेंट। अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उसमें ये मिनिस्टर भी थी और ब्रिटिश के समय वो ग्वालियर के लास्ट रूलिंग महाराजा जीवाजी राव सिंधिया जो है उनकी वाइफ थी। शिवाजी राव सिंधिया। ठीक है, ये विजयराजे सिंधिया के हस्बैंड थे और ग्वालियर के लास्ट रूलिंग महाराजा थे। 18 साल की उम्र में 1925 में ऑफिशियली ये महाराजा बने थे क्योंकि इनके पिताजी का जो है अर्ली देहांत हो गया था। ठीक है, और इनका जो टाइम था उस समय ग्वालियर जो है वो इंडियन यूनियन के अंदर इंटीग्रेट हो गया। भारत सरकार के बाद इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने वाले जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें करीब करीब जो सबसे पहले, जो ये खुद नहीं थे बट जो सबसे पहले करने वाले रूलर्स थे उनमें से ये एक थे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन स्टेट्स कमेटी 1927। ये इंडियन स्टेट्स कमेटी जो बनी थी 1927 जो है, इनमें से इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका क्या जो है मुद्दा क्या था इसके पीछे। तो ये है टू क्लेरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामाउंट पावर एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो 1927 की बात है, ये तब ये कमेटी बनी थी और तब ये इंडियन स्टेट्स कमेटी जो बनी थी ये जो है उसकी बात है। अब अभी हमने जो पहला प्रश्न था उसमें ये बटलर कमेटी की बात की थी, वही थी इंडियन स्टेट्स कमेटी 1927 में जो अपॉइंट हुई थी। इसको डिसाइड करना था कि पैरामाउंट पावर और प्रिंसेस के रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करना और क्लैरिफाई करना। ठीक है, और इसको बटलर कमेटी इसी को बोलते हैं, बटलर कमीशन रिपोर्ट भी इसी को बोलते हैं। और सर हारकोर्ट बटलर जो है, मैंने अभी बताया आपको, वो इसके चेयरमैन थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कमेटी अपॉइंट की थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो इंटीग्रेशन जो है प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में, वही था उनका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट जो है कंट्रीब्यूशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लौह पुरुष बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन्होंने होम मिनिस्टर के रूप में काम किया था। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जो हुआ था इंडिया में, उसकी जो भूमिका थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा इंडो पाकिस्तानी वार 1947 में भी जो है पटेल ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, क्योंकि 1947 में ही एक वार हमारा पाकिस्तान के साथ हो गया था। ठीक है, इन्होंने मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स सबका यूज किया और सबको यूज करके आज जिस कंडीशन में हम एक एक इंडिया देखते हैं वो इनके बगैर पॉसिबल शायद नहीं हो पाता। ठीक है, लगभग हर प्रिंसली स्टेट को इंडिया में शामिल करने में पटेल जो है सफल रहे, किसी भी तरीके से उनको शामिल किया। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के गए थे तो आपको ये तो पता होगा कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इस प्रकार से। ठीक है, इट वॉज टोटली फ्रेगमेंटेड। और ब्रिटिश जब गए थे तो वो इनको ऑप्शन देके गए थे प्रिंसली स्टेट्स को
कि दे कैन एदर एक्सीड टू पाकिस्तान और एक्सीड टू इंडिया और कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ऐसी कंडीशन क्रिएट करके गए थे कि एक सिविल वार टाइप की सिचुएशन पैदा हो सकती थी, लेकिन वो सब अवॉइड कर दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये जो इंटीग्रेशन की बात करें ड्यूरेशन की, तो ये 1947 से शुरू हुआ और करीब करीब 49 के बीच में ये कंप्लीट हो गया था। 2 साल के अंदर इंटीग्रेशन पूरा का पूरा जो है हो गया था। शुरू में जो है प्रिंसली रूलर्स थे, जो रजवाड़े थे, वो हेजिटेंट थे ज्वाइन करने में, बाद में एक एक करके सब आ गए। और जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जिन्होंने दिखाया था वो 3 स्टेट थे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ठीक है, आपको सबको पता होगा कि इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया था सबसे ज़्यादा में, क्योंकि उनकी जोग्राफिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है तीनों की अलग अलग थी, इनकी कंडीशंस भी अलग अलग थी। और कश्मीर का मुद्दा तो हम आज तक भी झेल ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट था, जिसको साइन करके प्रिंसिली स्टेट्स जो है इंडिया को ज्वाइन करते थे। यहाँ पे पटेल के साथ में उनके जो ऑफिसर थे वीपी मेनन, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने जो है काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया था नेगोशिएशंस में और इंटीग्रेशन की जो स्ट्रैटेजी थी उसको एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया which one of the following provinces of the British India came forward with a plan to united and independent existence? इनमें से कौन सा था जो एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के प्लान के साथ में आया था? तो ये आसाम नहीं होगा एक्चुअली, दिस विल बी पंजाब, राइट, दिस इज पंजाब। ठीक है, पंजाब प्रोविंस ने ये रखा था प्लान फॉरवर्ड, और ये प्लान था यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का। ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंसेस ने ये लिया था इनिशिएटिव, और ऑब्जेक्टिव था एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व, और ये था किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूलर के खिलाफ। ठीक है, पंजाब प्रोविंसेस जो था वो ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस था बाई एरिया, लेकिन पार्टीशन के बाद में इसका जो मेजर हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, और पंजाब प्रोविंस में जो कैनाल कॉलोनाइजेशन सिस्टम जो है 19th सेंचुरी में जो बढ़ गया था, उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है ड्रामेटिक रूप से बढ़ गई थी, और हर रिलीजियस कम्युनिटी वहाँ पे रहती थी, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सब्सटेंशियल पॉपुलेशन थी सबकी वहाँ पे। तो ये इनका एक प्लान था और टू फॉर ए यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन ये बाद में ये हुआ कि पंजाब का जो है डिवीजन हो गया पाकिस्तान और भारत में। ठीक है, Who among the following was the president of All India States People Conference in 1939? करेक्ट आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1939। 1939 में ये एक कॉन्फ्रेंस थी। 1947 में नेहरू जो है वो बने थे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 1935 में इनको इनवाइट किया गया था ऑल इंडिया बॉडी के प्रेसिडेंट बनने के लिए, और 1939 में जो है इन्होंने प्रेसिडेंट का पद संभाला था। 1946 तक 1946 तक जो है ये इस पद पर बने रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश टू इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट्स इन द फेडरल यूनियन प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो इनेक्ट हुआ था, उसमें एक फेडरल यूनियन बनाई गई थी, प्रपोज की गई थी, और जो है प्रिंसली स्टेट्स को इसमें शामिल करने का प्रपोजल दिया गया था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, टू यूज द प्रिंसेस टू काउंटर बैलेंस द एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स। ब्रिटिश ये चाहते थे कि जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, इनका असली इरादा जो था ब्रिटिश का वही था कि प्रिंसली स्टेट्स को एक फेडरल यूनियन में शामिल करो। ठीक है, और जो नेशनलिस्ट लीडर हैं उनके एंटी इंपीरियलिस्ट डॉक्ट्राइन जो है उसको काउंटर बैलेंस करना। ठीक है, तो ये है। अब ये फेडरल यूनियन जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फेडरल यूनियन, राइट, क्या थी ये फेडरल यूनियन? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रपोज की गई थी। फेडरल यूनियन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस की गई थी। प्रैक्टिकली ये कभी लागू नहीं हुई थी। इस यूनियन में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों को शामिल करने का प्लान था। ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसमें एक फेडरल लेजिस्लेचर बनती, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ब्रिटिश क्राउन के नॉमिनीज रहेंगे और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। ये है मेन चीज़, कि जो फेडरल लेजिस्लेचर थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, उसके साथ ब्रिटिश क्राउन के नॉमिनीज रहेंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे। ठीक है, अब इस यूनियन को बनाने के लिए जो ये कानून था, इसने कहा था कि कम से कम 50% प्रिंसली स्टेट्स जो है इसका हिस्सा बने,
तब जाके ये बने, लेकिन ये काम कभी पूरा हुआ क्योंकि कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। झांसी, संबलपुर और सतारा ये 3 है, और ये पूछा जा रहा है कि ये ब्रिटिश द्वारा अनेक्सेशन जो हुआ था उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है इनमें से, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर ये है, पहले सतारा हुआ था, फिर संबलपुर, और फिर लास्ट में झांसी। झांसी का जो अनेक्सेशन हुआ उसके बाद में 1857 की म्यूटनी हो गई थी। ठीक है, और ये जो तीनों के तीनों है वो एक डॉक्ट्राइन के तहत जो है इनको एनेक्स किया गया था, जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? 1848 में। ये पॉलिसी कहती थी कि अगर किसी प्रिंसली स्टेट के रूलर की कोई बायोलॉजिकल मेल संतान नहीं है तो वो स्टेट जो है ऑटोमेटिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज हो जाएगा। ठीक है, संतान होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए बायोलॉजिकली, और सन होना चाहिए। अब किसी प्रिंसली स्टेट के सिर्फ बेटियां हैं तो भी उसका स्टेट चला जाएगा ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, कोई भी नहीं है, कोई भी संतान नहीं है तो भी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टेरिटरीज है उसमें शामिल हो जाएगा। ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, और इस पॉलिसी की वजह से कई मेजर रेबेलियंस हुए, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा रीजन नहीं था इन टेरिटरीज को जो है मर्ज करने का। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये जो डॉक्ट्राइन है लॉर्ड डलहौजी की, ये ऑफिशियली ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कभी अप्रूव नहीं की गई थी। ठीक है, लेकिन जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसमें इंप्लीमेंट कर दिया गया था इसको। इसकी वजह से रेबेलियंस हुए, और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें सबसे बड़ा रोल जो है इस पार्टिकुलर डॉक्ट्राइन ने ही प्ले किया था। इसकी वजह से झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर जैसे स्टेट्स जो हैं उनको सबको एनेक्स कर लिया गया था, और वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे वो ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस एक्शन बाय विच द एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद टुक प्लेस वाज ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो ये पुलिस एक्शन हुआ था हैदराबाद को भारत में इंटीग्रेट करने का। ठीक है, एनेक्सेशन तो नहीं है क्योंकि पार्ट तो इंडिया की टेरिटरी का ही था। इट शुड बी मर्जर या इंटीग्रेशन कह सकते हैं इसको। एनेक्सेशन इज नॉट ए करेक्ट वर्ड। पुलिस एक्शन जो हुआ था इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो था, राइट। ऑपरेशन पोलो जो है वो, ये तस्वीर आप देखिए ऑपरेशन पोलो के समय की। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जो है क्या था? 13 सितंबर 1948 को लॉन्च किया गया था। 5 दिनों में हैदराबाद स्टेट को जो है भारत में मर्ज कर लिया गया था। इसका नाम पोलो इसलिए रखा गया था क्योंकि हैदराबाद स्टेट में 17 पोलो ग्राउंड्स थे, काफ़ी बड़ी संख्या थी ये। इस पुलिस एक्शन में लगभग 36,000 भारतीय सेना के जो लोग हैं, जो ट्रूप्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हैदराबाद स्टेट की जो फोर्सेस थी वो करीब 24,000 लोग थे। ठीक है, इसके बाद में हैदराबाद निज़ाम ने सरेंडर किया, और एक्सेशन जो है किया किसके द्वारा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के बाद। 1500 लोग इसमें घायल मरे भी थे। ठीक है, और लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस जो है बहुत हुआ था उस जमाने में। ठीक है, रजाकार जो है उनके बीच में और बाकी की जो जनता थी, कम्युनल वायलेंस उस जमाने में हुआ था। 19वां क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये महाराजा हरि सिंह है, लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, महाराजा हरि सिंह ये जम्मू एंड कश्मीर के आखिरी महाराजा थे। जब पाकिस्तान के कबायलियों ने कश्मीर पे हमला किया तो इन्होंने इंडिया से मदद मांगी, इंडिया ने मदद भेजी, और उसके बाद में 24 अक्टूबर 1947 को ये जो अटैक हुआ था उसके बाद की ये घटना हुई, और इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए और कश्मीर को भारत में इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह, ये इनकी तस्वीर है, ये है महाराजा हरि सिंह। ठीक है, इनके बारे में कुछ चीज़ें अपने को और जान लेनी है जो आपके मतलब की हैं। वो ये है कि 1925 में जम्मू एंड कश्मीर की गद्दी इन्होंने संभाली थी जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था। इनकी एजुकेशन जो हुई थी वो अजमेर में हुई थी, राजस्थान में मेयो कॉलेज में।
जो कि उस ज़माने के जो एलीट प्रिंसली स्टूडेंट्स थे उनके लिए बना हुआ कॉलेज था। 1947 के अक्टूबर में इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और जम्मू और कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया में मर्ज करने के लिए। ठीक है, इनको एक फोर्स्ड एग्जाइल में मुंबई भी भेजा गया था पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, और उनकी जो मृत्यु हुई तो उसके बाद में जम्मू के बाणगंगा में जो है उनका क्रेमेशन कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड सर चार्ल्स नेपियर रिप्लेस एज द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ सिंध। ये सिंध के जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उनमें ये मेजर जेम्स आउट्रैम जो है इनका नाम आएगा। ठीक है, चार्ल्स नेपियर ने जो है इनको रिप्लेस किया था। चार्ल्स नेपियर ने मेजर जेम्स आउट्रैम को रिप्लेस किया था। ठीक है, और ये एक इंग्लिश जनरल थे और पॉलिटिकल ऑफिसर थे और इनकी सर्विस थी इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे सिंध की अगर अपन बात करें, पाकिस्तान का आज एक ये प्रोविंस है। ठीक है, ये सिंध प्रोविंस है जो कि राजस्थान और गुजरात से बॉर्डर शेयर करता है। सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था और मोहनजोदाड़ो नाम की आर्कियोलॉजिकल साइट जो है इसी में लोकेटेड है। 1843 में सिंध को ब्रिटिश एम्पायर ने एनेक्स किया था। इससे पहले ये तालपुर डायनेस्टी जो है वहाँ की उसके रूल में था। कौन सी डायनेस्टी थी वो? तालपुर, राइट। और ब्रिटिश एनेक्सेशन के बाद में सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना, लेकिन 1936 में इसको जो है एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया था। तो कौन से ईयर में सिंध सेपरेट प्रोविंस बना था? 1936 में। ठीक है, तो इसी के साथ इसमें लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर दूसरा वीडियो में जल्दी लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।